कहानी के लिए तैयार हो? सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन बजा दो। अभी के अभी एडवेंचर्स, हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती आने वाली है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हर बार कुछ नया डालेंगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव कंटेस्ट, बिहाइंड द सीन्स, स्नीक पीक्स और भी बहुत कुछ सिर्फ हमारे नोटिफिकेशन स्क्वाड के लिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बजाओ और एडवेंचर्स शुरू होने दो। अगली कहानी में मिलते हैं। सुपर स्क्वाड। 1976। मात्र 3 दिनों के भीतर ही पूर्वी जुआन क्षेत्र के भीतर का वातावरण अनजाने में ही कई रहस्यमय तरीकों से बदलने लगा। युआन गेट के विशेषज्ञों से छिपने वाले विशेषज्ञ अपने छिपने के स्थानों को छोड़ने लगे, जिसके बाद वे दाओ संप्रदाय की ओर बढ़ गए, जो युआन गेट के अलावा पूर्वी जुआन क्षेत्र में बचा एकमात्र दूसरा सुपर संप्रदाय था। युआन विनाश गठबंधन की हलचल और प्रभावशीलता यिन जुआनजी के समूह की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। इसलिए जब उन्होंने अपने दाओ संप्रदाय की ओर बढ़ती हुई विशेषज्ञों की संख्या देखी तो वे थोड़े हैरान रह गए। अंततः ऐसा लगता है कि उन्होंने पूर्वी जुआन क्षेत्र में युआन गेट द्वारा पैदा की गई नफरत को कम करके आंका था। दाओ संप्रदाय के बाहर के पहाड़ मनुष्यों से भरे हुए थे। शोरगुल से भरा शोर बादलों की ओर बढ़ रहा था, जिससे यह विशाल पर्वत श्रृंखला एक हलचल भरे बाजार की तरह शोरगुल से भर गई। इसके अलावा आसमान में कभी कभी हल्की आकृतियां भी दिखाई देती थीं। इस बीच उनमें से कई की आभा बहुत शक्तिशाली थी। स्पष्ट रूप से उन सभी में एक बात समान थी कि उनकी आंखें तीव्र घृणा से भरी हुई थीं। उनके संप्रदाय नष्ट कर दिए गए, उनके योद्धा भाई मारे गए और उन्हें भगोड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर किया गया। इनमें से हर एक घटना उनके लिए युआन गेट के कट्टर दुश्मन बनने के लिए पर्याप्त थी। भनभनाहट। जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली साधक आगे बढ़ते गए, दाओ संप्रदाय की रक्षा करने वाली संरचना कांपने लगी। अंत में प्रकाश अवरोध धीरे धीरे बिखर गया, जिसके बाद विशाल और शक्तिशाली युआन शक्ति में उतार चढ़ाव बाढ़ के पानी की तरह फैल गया। स्वूश स्वूश, अनगिनत आकृतियां सभी दिशाओं में भाग गईं। अंत में वे आकाश में मंडराते रहे। उनका एकत्रित आभामंडल विशाल और शक्तिशाली था। इस बीच हर दाओ संप्रदाय के शिष्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे, भले ही वे जानते थे कि उनके विरोधी कितने शक्तिशाली होने वाले हैं। जब उन विशेषज्ञों ने, जो दूसरे पराजित सुपर संप्रदायों से आए थे, इन दाओ संप्रदाय के शिष्यों को देखा तो वे सभी चुपके से आहें भरने लगे। दाओ संप्रदाय की तुलना में उनके सुपर संप्रदायों के शिष्य वास्तव में थोड़े कम थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दाओ संप्रदाय पूर्वी जुआन क्षेत्र में एकमात्र सुपर संप्रदाय था जो युआन गेट से बार बार आक्रमणों से बचने में सक्षम था। टकराना एक राक्षसी क्रूर आभा अचानक आसमान की ओर बढ़ी, जबकि हर कोई भावनात्मक रूप से आहें भर रहा था। उस आभा की तीव्रता ने अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने जल्दी से अपने सिर उठाए और देखा कि दाओ संप्रदाय के भीतर से एक काला बादल निकल रहा है। इसके बाद पुरुषों का एक समूह आकाश में खड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिला। वास्तव में वे सांस ले रहे थे जैसे कि वे एक ही इकाई थे। इस बीच उनकी तीव्र और क्रूर आभा उनके ऊपर 10,000 फीट बड़े बाघ में बदल गई और यह असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। यह जब उन शक्तिशाली विशेषज्ञों ने इस दुर्जय सेना को देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ा बदलाव आया। उनकी आंखों में तुरंत भय की झलक दिखाई दी। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि यह सेना कितनी शक्तिशाली है। क्या यह सेना दाओ संप्रदाय की है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? यह अफवाह है कि इस सेना को ध्रुव द्वारा दाओ संप्रदाय में वापस लाया गया था और वे बेहद शक्तिशाली हैं। ध्रुव? क्या यह वही दाओ संप्रदाय का अनुयायी हो सकता है जिसे 3 साल पहले पूर्वी जुआन क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? यह और कौन हो सकता है? हालांकि पहले की तरह अब वह एक अनजान छोटा बच्चा नहीं है। 3 दिन पहले युआन गेट के पहले बुजुर्ग ने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च पवित्रता महल पर हमला करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया और ध्रुव ने बाद में उन्हें मजबूत करने के लिए जल्दी किया। अंत में युआन गेट के उन बूढ़े कमीनों में से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह इतना शक्तिशाली है। दाओ संप्रदाय सचमुच धन्य है। उस समय उनके पास झो टोंग था, अब उनके पास ध्रुव है। सचमुच दाओ संप्रदाय ने युआन गेट पर हमला करने की हिम्मत क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि ध्रुव वापस आ गया है। इसके अलावा वह बेहद डरावने सहायकों के एक समूह को भी वापस लाया है। इस बार युआन गेट के उन 3 कमीनों को आखिरकार अपना मुकाबला मिल ही गया। उस क्रूर समूह के सामने आने के बाद अचानक कई निजी बातचीत शुरू हो गई, जिसके बाद कई लोगों की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गईं। जाहिर है कुछ ही दिनों के भीतर ध्रुव का नाम, जो कभी पूरे पूर्वी जुआन क्षेत्र में प्रसिद्ध था, फिर से उजागर हो गया। स्वूश, बाघ भक्षण सेना के प्रकट होने के बाद पीछे से प्रकाश की कई किरणें निकली, जिसके बाद वे आकाश में खड़े हो गए। वे यिंग जुआनजी, ध्रुव, पहले बड़े झूली और बाकी थे। यिंग शुआनजी के आते ही इस जगह का शोर शराबा शांत हो गया। हर कोई, मेरा मानना है कि हम अजनबी नहीं हैं। मेरा दाओ संप्रदाय पिछले साल में आप सभी के द्वारा झेले गए दर्दनाक अनुभवों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहता है। हालांकि अतीत में हमारा दाओ संप्रदाय मुश्किल से खुद को बचा पाया था और हम मदद करने में असमर्थ थे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस वजह से कोई शिकायत नहीं रखेगा। यिंग जुआनजी ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ने से पहले पर्वत श्रृंखला का निरीक्षण किया। फिर उसकी धीमी चीख इस पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। संप्रदाय गुरु यिंग शुआनजी बहुत विनम्र हैं। हम सभी बहुत ही अदूरदर्शी थे। ऐसी विपत्ति के सामने अगर हम समय रहते सेना में शामिल हो जाते तो हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। थोड़ी दूर पर पुरुषों का एक बड़ा समूह आकाश में खड़ा था।
उस समूह का नेतृत्व एक मुरझाया हुआ और दुबला-पतला हरा कपड़ा पहने बूढ़ा आदमी कर रहा था, जिसकी पीठ पर एक बड़ी हरी तलवार थी। इस बीच उसके द्वारा अत्यंत तीखी तलवार की आभा उत्सर्जित की जा रही थी। इस समय उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक कड़वा भाव था। संप्रदाय गुरु मो यिंग जुआनजी ने उस हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा और आह भरी। वह कौन है? ध्रुव ने उस हरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। वह अत्यंत शक्तिशाली था और यह स्पष्ट था कि वह एक परम विशेषज्ञ था जिसने संसार चरण में कदम रखा था। इसके अलावा उसके चारों ओर तलवार की आभा काफी भयानक थी। स्पष्ट रूप से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह ब्लेड सेक्ट के संप्रदाय गुरु मो जियान हैं। हालांकि अब तक ब्लेड सेक्ट पहले ही गायब हो चुका है और मुझे डर है कि वे ही बचे हैं। उसके बगल में खड़े होकर यिंग हुआन हुआन ने धीरे से जवाब दिया। अन्य पराजित सुपर संप्रदायों के संप्रदाय गुरु और बुजुर्ग भी हैं। वे युआन गेट से भागने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने अब तक खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव के बाईं ओर खड़े होकर अरान्या ने लोगों के इस समूह का सर्वेक्षण किया, इससे पहले कि वह कुछ हद तक अलौकिक और मनभावन आवाज में बोलती। यह सब आपकी बदौलत है। अगर हम उन्हें एक साथ बांध सकें, तो हमारे पास युआन गेट को हराने की बहुत अधिक संभावना होगी। ध्रुव ने दिल से प्रशंसा की। अगर उनका दाव संप्रदाय अकेले युआन गेट के साथ मौत तक लड़ता, तो संभावना थी कि वे एक पायरिक जीत के साथ समाप्त हो जाते, भले ही वे सफल हो जाते। यह इसलिए भी है क्योंकि आपने 3 दिन पहले हमें एक बड़ी जीत दिलाई थी। अन्यथा ये लोग खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करते। वास्तव में वे युआन गेट का विरोध करने के बजाय पूर्वी जुआन क्षेत्र को छोड़ देंगे। अरान्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हम लोगों के इस समूह को ठीक से संगठित नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि यह युआन विनाश गठबंधन केवल एक बोझ बन जाएगा। यिंग हुआन हुआन ने कमजोर आवाज में कहा। मिस हुआन हुआन सही कह रही हैं। ये लोग वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि अगर उनकी ताकत को नियंत्रित नहीं किया जा सका, तो यह केवल बोझ बनकर रह जाएगी। अरान्या ने यिंग हुआन हुआन की ओर देखा और सिर हिलाया। ध्रुव ने भी सिर हिलाया। उसके बाद उसने यिंग जुआनजी के साथ नजरें बदलीं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, सभी की नजरें तेजी से उसकी ओर मुड़ गईं। दरअसल एक छोटा सा शोरशराबा हुआ। ऐसा लग रहा था कि सभी ने उसे पहचान लिया था। पूर्वी जुआन क्षेत्र के मित्रों, मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों आमंत्रित किया है। युआन गेट द्वारा शुरू किए गए युद्ध ने पूरे पूर्वी जुआन क्षेत्र को प्रभावित किया है। कई सुपर संप्रदाय नष्ट हो गए और उनके सदस्य मारे गए। यह संभव है कि यहाँ हर कोई वही रवैया रखता हो जो दाव संप्रदाय युआन गेट के प्रति रखता है। ध्रुव ने अपने चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसकी आंखों में एक कठोर भाव चमक उठे। उस आभा ने ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु मो जियान को भी चुपके से चौंका दिया। फिर ध्रुव की गहरी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। हालांकि सभी को यह भी पता होना चाहिए कि युआन गेट कितना शक्तिशाली है। इसलिए इस कैंसर से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है। वह है एकजुट होना और अपनी ताकतों को जोड़ना। एड्स बाय पब फ्यूचर, हमारे दाव संप्रदाय ने कसम खाई है कि हम युआन गेट के साथ कभी सहअस्तित्व में नहीं रहेंगे। आज हमारा दाव संप्रदाय अपना आधार छोड़ देगा और युआन गेट के साथ मौत तक लड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी ही इच्छा रखता है, तो हमारा दाव संप्रदाय स्वाभाविक रूप से आपको अपना सहयोगी मानेगा। हालांकि अगर कोई गुप्त रूप से बाधाएं पैदा करता है और युआन गेट को नष्ट करने की मेरे दाव संप्रदाय की इच्छा को प्रभावित करता है, तो मैं ध्रुव उस व्यक्ति को युआन गेट का सदस्य मानूंगा। गड़गड़ाहट ध्रुव की आवाज के बाद अचानक उसकी आंखों में एक भयावह चमक उठी, जिसके बाद हजारों बैंगनी सुनहरे ड्रैगन प्रतीक प्रकट होने से पहले राक्षसी बैंगनी सुनहरे प्रकाश ने आगे की ओर गति की। फिर वे सीधे एक विशाल 10,000 फीट बड़े बैंगनी सुनहरे ड्रैगन पंजे में बदल गए, जिसके बाद वह पंजा आगे की ओर बढ़ा, इससे पहले कि जमीन तुरंत ढह जाए, एक गहरी खाई बन जाए जो 100,000 फीट तक फैली हुई थी। इसके अलावा इसने सीधे एक पहाड़ को 2 भागों में विभाजित कर दिया और यह एक बेहद भयानक दृश्य था। आसमान में लगातार एक तेज आवाज गूंज रही थी, जबकि जमीन पर धूल फैल रही थी। नीचे अनगिनत विशेषज्ञ ध्रुव को घूर रहे थे, जो अब एक भयावह और क्रूर आभा से भरे युद्ध देवता की तरह लग रहा था। तुरंत उनकी आंखों में सदमा छा गया, जबकि उनके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। यिंग शुआनजी की तुलना में इस युवक ने कहीं अधिक भयावह और दुर्जय तरीके से काम किया। गर्जन बाघ की भयानक दहाड़ के बाद बाघ भक्षण सेना आकाश की ओर बढ़ी। तुरंत ही घने आतंक ने आकाश को ढक लिया और सूरज को ढक दिया, जिससे ध्रुव और भी अधिक खतरनाक लगने लगा। धीरे धीरे पूरा आकाश शांत हो गया। यहाँ तक कि विभिन्न सुपर संप्रदायों के दुर्जय पूर्व संप्रदाय गुरु और बुजुर्ग भी ध्रुव से भयभीत थे। इसलिए उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जब अरान्या ने ध्रुव को देखा, जो एक ही वाक्य से पूर्वी जुआन क्षेत्र के अनगिनत विशेषज्ञों को डराने में कामयाब रहा, तो उसके होठों के कोने पर धीरे धीरे एक हल्का चाप उभरा। कौन सोच सकता था कि यह आदमी, जो कई साल पहले एक कोमल और कमजोर युवक था, इतना बड़ा हो जाएगा। वास्तव में यह दावा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि वर्तमान ध्रुव पूरे पूर्वी जुआन क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति था। युवा भाई ध्रुव सही कह रहे हैं। युआन गेट ने हमारे संप्रदाय को नष्ट कर दिया और हम उनके कट्टर दुश्मन हैं। हमारे सभी लक्ष्य एक ही हैं। इसलिए हम किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं डालेंगे। अगर यहाँ कोई ऐसा करने की हिम्मत करता है, तो मुझे लगता है कि हम में से कोई भी उसे नहीं छोड़ेगा। ब्लेड सेक्ट के सेक्ट मास्टर मो ने धीरे धीरे अपने होश संभाले। इस बीच उसकी आंखों में डर गायब हो गया और उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर हंस दिया।
संप्रदाय गुरुमो सही कह रहे हैं। जब तक हम युआन गेट को नष्ट कर सकते हैं, हमारा ग्रेट डेसोलेट पैलेस युवा भाई ध्रुव की हर आज्ञा का पालन करेगा। थोड़ी दूरी पर एक बेहद दुबला-पतला बूढ़ा आदमी भी गहरी आवाज में चिल्लाया। यह व्यक्ति ग्रेट डेसोलेट पैलेस का संप्रदाय गुरु था और वह पूर्वी जुआन क्षेत्र का एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी था। उन दोनों के बोलने के बाद सहमति के कई नारे लगे। तुरंत ही अनगिनत व्यक्तियों की भावनाएं उमड़ पड़ी और युआन गेट के प्रति उनकी नफरत एक साथ मिल गई। यिंग जुआनजी ने अपने सामने लोगों के इस समूह को देखा जो अब पूरी तरह से उत्तेजित हो चुके थे, इससे पहले कि वह चुपचाप राहत की सांस लेता। जिसके बाद वह ध्रुव को देखने के लिए मुड़ा, इससे पहले कि उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दे। धन्यवाद संप्रदाय गुरुओं। ध्रुव ने दोनों संप्रदाय के गुरुओं की ओर हाथ जोड़कर देखा। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी राक्षसी क्रूर आभा को वापस ले लिया और कहा, चूंकि सभी का लक्ष्य एक ही है, इसलिए युआन विनाश गठबंधन का गठन किया जाएगा। इस मामले के सुलझने के बाद हर कोई छोड़ने या रहने का फैसला कर सकता है। और अब ध्रुव की आवाज रुक गई, फिर उसकी नजर दूर तक गई। फिर उसकी नजर पर्वत श्रृंखला में बिखरे लोगों के समुद्र पर पड़ी। उन सभी की आंखें युआन गेट के प्रति घृणा से भरी हुई थीं। ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ उठाया। अगले ही पल उसकी आंखों में खूनी इरादे उभर आए। चलो चलें, आज हम युआन गेट को नष्ट कर देंगे। गर्जन आसमान में धरती हिला देने वाली गर्जनाएं गूंजने लगीं और पहाड़ हिलने लगे। जिसके बाद अनगिनत लोगों के आगे बढ़ने से पहले युवा पावर बढ़ गई। जिसके बाद आसमान में एक भयानक बाढ़ आ गई। अंततः युआन गेट के साथ निर्णायक लड़ाई आ गई थी। कहानी के लिए तैयार हो? सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन बजा दो। अभी के अभी एडवेंचर्स, हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती आने वाली है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हर बार कुछ नया डालेंगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव कंटेस्ट, बिहाइंड द सीन्स, स्नीक पीक्स और भी बहुत कुछ सिर्फ हमारे नोटिफिकेशन स्क्वाड के लिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बजाओ और एडवेंचर्स शुरू होने दो। अगली कहानी में मिलते हैं। सुपर स्क्वाड। 1977 युआन गेट से 100 मील दूर सैकड़ों युआन गेट के अनुयायी एक पहाड़ की चोटी पर इकट्ठे हुए थे। यह युआन गेट के सामने एक गार्ड पोस्ट था और इसका इस्तेमाल युआन गेट के आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जाता था। बेशक अतीत में ऐसी कोई गार्ड पोस्ट मौजूद नहीं थी। आखिरकार युआन गेट ही हमला करने वाले थे और किसी ने उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। बेशक यह सब अतीत की बात है। पूर्वी जुआन क्षेत्र की मौजूदा स्थिति में महज 3 दिनों में ही काफी बड़ा बदलाव आ गया था। इस चौंकाने वाले बदलाव को युआन गेट के साथ गठबंधन करने वाले विभिन्न साम्राज्यों ने भी भांप लिया था। इसलिए कुछ समझदार लोगों ने जल्दी से अपनी सेना वापस बुला ली और उन्हें अपने साम्राज्यों में तैनात कर दिया। वास्तव में अब वे दूसरे साम्राज्यों पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि अगर युआन गेट को हरा दिया गया तो भले ही युआन गेट के साथ गठबंधन करने वाले सभी साम्राज्यों को मिटाना असंभव था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक साम्राज्यों का फिर भी नाश हो सकता था। इसलिए इस अस्थिर स्थिति के बीच थोड़ा अधिक विवेकपूर्ण तरीके से काम करना और कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा था। उस पहाड़ की चोटी पर वे गश्ती दल अपनी पैनी निगाहों से लगातार अपने आसपास के इलाकों पर नजर रख रहे थे। कभी कभी कुछ लोग इधर उधर भागते हुए दूसरी जगहों पर नजर रख रहे होते थे। वह क्या है, समय बीतता गया। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। उसके आसपास के लोगों ने तुरंत सिर उठाकर देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दूर का आसमान अचानक बहुत चमकीला हो गया है। इस बीच उस दूर की रोशनी में अनगिनत लोग दिखाई दे रहे थे। अरे नहीं, संकेत भेजो। गश्ती दल के चेहरे पर अचानक से खौफ छा गया और उनकी आंखों में खौफ छा गया। तुरंत ही उनके होठों से एक तीखी चीख निकली। स्वूश! उनके हाथों से एक लाल रंग की रोशनी निकली और फिर आसमान में फैल गई। वास्तव में इसे 100 मील दूर से भी देखा जा सकता था। सिग्नल जारी होने के बाद वह रोशनी क्षितिज से तेजी से आगे बढ़ी। तभी उन्हें आखिरकार उस रोशनी में बड़ी संख्या में इंसान दिखाई दिए। इस बीच वे सभी लोग उनकी ओर घृणा से घूर रहे थे और उनकी आंखों में गहरी नफरत थी। स्वूश स्वूश! बिना किसी अनावश्यक शब्द के आकाश से अनगिनत हमले बरसने लगे। देखते ही देखते पूरा पर्वत शिखर उनके जंगली और हिंसक हमलों से ध्वस्त हो गया। पहाड़ की चोटी समतल हो गई थी। हालांकि पूरे आसमान में बिखरी आकृतियां रुकी नहीं। इसके बजाय वे सीधे दूर युआन गेट की ओर बढ़ गईं। इसके तुरंत बाद कुछ अन्य स्थानों पर चमकीले सिग्नल फ्लेयर्स आसमान में उड़े। जिसके बाद उन सभी सिग्नल फ्लेयर्स को पीछे से झुंड में आने वाली आकृतियों ने अपने में समाहित कर लिया। प्रतिशोध की ज्वाला चारों ओर से आ रही थी। युआन गेट को चारों ओर से घेर लिया गया था और किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। युआन गेट का मुख्यालय, पूरे स्थान पर राक्षसी आभा छाई हुई थी। इस बीच ऐसा लगा जैसे कोई भूत की तीखी चीखें निकल रही हों। इस समय युआन गेट में अफरातफरी मची हुई थी और अनगिनत आकृतियां इधर उधर भाग रही थीं। जिसके बाद उन्होंने अपने सिर उठाए और दूर से भागते हुए लोगों के उस अंतहीन समुद्र को देखा। यह बताना लगभग असंभव था कि कितने लोग आ रहे थे। यद्यपि इन शिष्यों की आंखें राक्षसी आभा से भरी हुई थीं, फिर भी उनके चेहरों पर भय की झलक दिखाई दे रही थी। शुल्क युआन गेट के बाहर आसमान में अनगिनत लोग खड़े थे। जब उन्होंने युआन गेट के उन शिष्यों को देखा तो उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। फिर दहाड़ते हुए उनमें से दसियों हजारों लाल आंखों के साथ सीधे युआन गेट की ओर बढ़े। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युआन गेट के अंदर से एक बर्फीली ठंडी चीख सुनाई दी, ठीक उसी समय जब वह समूह हमला करने वाला था। इसके तुरंत बाद अचानक एक हजारों फीट का बड़ा काला कपड़ा सामने आया और उस जगह को घेर लिया।
जिसके बाद जो भी उसके संपर्क में आया उसके शरीर तुरंत ही सड़ गए और उनकी हड्डियां ही बचीं। वास्तव में उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला और वे आसमान से नीचे गिर गए। इतनी भयावह बाधा का सामना करने के बाद वे लाल आंखों वाले लोग पीछे हटते समय स्तब्ध रह गए। जब उन्हें कुछ होश आया तो वे जल्दी से पीछे हट गए। फिर वे अपनी आंखों में डर के साथ युआन गेट को घूरते रहे। उन लापरवाह व्यक्तियों के साथ जो हुआ उसके बाद उनके पीछे की हल्की आकृतियां आखिरकार शांत हो गईं और अब वे बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे सभी आसमान में खड़े थे जबकि वे कड़ी सुरक्षा वाले युआन गेट को विशैले अंदाज में घूर रहे थे। अचानक आकाश को ढकने वाली प्रकाश आकृतियों के बीच हलचल मच गई, जिसके बाद एक बड़ी दरार बन गई और फिर दाओ संप्रदाय का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ। उनके नेता स्वाभाविक रूप से ध्रुव, यिंग जुआनजी और बाकी लोग थे। इस समूह के आने से आसपास के सभी विशेषज्ञ उत्साहित महसूस कर रहे थे। इस बीच युआन गेट की ओर देखते हुए उनकी आंखों में क्रोध की एक अतिरिक्त झलक दिख रही थी। ध्रुव आसमान में खड़ा था। जब उसने युआन गेट को ढकने वाली राक्षसी आभा देखी तो उसने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो कभी पूर्वी जुआन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था वह अब एक राक्षसी क्षेत्र बन गया था। युआन गेट के 3 बूढ़े कुत्ते। क्या तुम लोग अब तक भी छुपते रहोगे? ध्रुव ने युआन गेट के सबसे गहरे हिस्से को उदासीनता से देखा। फिर उसकी आवाज जो राजसी युआन शक्ति से लिपटी हुई थी आकाश में गर्जने की तरह गूंज उठी। घृणास्पद! तुम सबने हमारे युआन गेट पर हमला करने की हिम्मत की है। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो, युआन गेट के एक बुजुर्ग ने सख्ती से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ बोलने के योग्य हो? लियू किंग ने उस बुजुर्ग को घूर कर देखा। अचानक उसने अपना मुंह चौड़ा किया, इससे पहले कि एक ड्रैगन की दहाड़ आगे बढ़ती। दहाड़ के भीतर तीव्र ड्रैगन शक्ति ने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और बेरहमी से उस युआन गेट बुजुर्ग की ओर हमला किया। लेकिन जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ युआन गेट में घुसने वाली थी, संप्रदाय के सबसे गहरे हिस्से से अचानक एक काली रोशनी चमक उठी। इसके तुरंत बाद इसने ड्रैगन की दहाड़ को चकनाचूर कर दिया। हाँ, आप वाकई बहुत सक्षम हैं। आपने ड्रैगन जनजाति के विशेषज्ञों को भी अपनी सहायता के लिए बुला लिया है। ड्रैगन की दहाड़ के टूटने के बाद युआन गेट के सबसे गहरे हिस्से से 3 काली रोशनी निकली, जिसके बाद वे आसमान में दिखाई दिए। दाईं ओर के व्यक्ति की त्वचा गोरी और बाल चांदी जैसे थे। बाईं ओर वाले व्यक्ति ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी त्वचा साफ और चिकनी थी, हालांकि उसके हाथ असाधारण रूप से पीले थे। इस बीच उनके बीच एक सफेद लबादा पहने हुए आदमी खड़ा था। उसकी आंखों का रंग काला और सफेद का मिश्रण था जो बिल्कुल यिन और यांग जैसा लग रहा था। इसके अलावा वे इतनी गहरी दिख रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर गिर रहा हो। उनका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। इसलिए वे युआन गेट के 3 महान प्रमुखों के अलावा और कौन हो सकते हैं? ध्रुव की नजर उन तीनों पर टिकी हुई थी। इस बीच उसकी आंखों में बेहद अमीर हत्यारी इच्छा उमड़ रही थी। आखिरकार वह इस दिन का इंतजार तब से कर रहा था जब से उसे 3 साल पहले पूर्वी जुआन क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था। इस दिन की तैयारी के लिए वह पिछले 3 वर्षों में कई बार जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। हफ! ध्रुव ने गहरी सांस छोड़ी। जैसे जैसे वह सांस छोड़ता गया उसकी आभा भी धीरे धीरे बदलती गई। अगर वह पहले म्यान में बंद तलवार की तरह था तो अब यह तलवार पूरी तरह से म्यान से बाहर आ चुकी थी। उसकी तीक्ष्ण आभा बादलों को भी भेदती प्रतीत होती थी। लिटिल मार्टन और निंजा ने भी धीरे धीरे अपने हाथ कस लिए। इस बीच उनकी आंखों में अंतहीन क्रूरता चमक रही थी। युआन गेट के भीतर खड़े होकर तियान युआनजी तिकड़ी ने भी ध्रुव के परिवर्तन को महसूस किया। तुरंत उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर होने से पहले उनकी पुतलियां थोड़ी सख्त हो गईं। फिर भी उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वर्तमान ध्रुव अब 3 साल पहले वाला छोटा दाव संप्रदाय का शिष्य नहीं रहा। उस समय मुझे तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए थी, तियान युआनजी ने आह भरी। मुझे मत बताओ कि तुम उस समय वास्तव में पीछे हट गए थे, ध्रुव मुस्कुराया। इस बीच उसका स्वर उपहास से भरा था। उस समय युआन गेट के 3 महान प्रमुखों ने उससे निपटने के लिए एक साथ हमला किया था, जो कि दाव संप्रदाय का एकमात्र शिष्य था। अगर किंगजी ने अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं किया होता और उसे बचाया नहीं होता तो उसका बचना असंभव हो सकता था। तियान युआनजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, इससे पहले कि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकती। फिर उसने सहजता से कहा, अपने आप पर इतना गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद तब बच गए होते, लेकिन अब जब हम तुम्हें खत्म कर देंगे तब भी यही होगा। शायद इस बार तुम तीनों बूढ़े कुत्ते बदकिस्मत होगे, ध्रुव ने धीरे से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, घमंडी प्राणी। क्या तुम सोचते हो कि 3 साल बाद सिर्फ तुम ही सुधरे हो? मैं तुम्हें हम दोनों के बीच के बड़े अंतर को दिखाऊंगा। रेन युआनजी का चेहरा काला पड़ गया। फिर खाली जगह में उतार चढ़ाव से पहले उसका शरीर हिल गया। अंत में वह सीधे ध्रुव के सामने आया और अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। इस बीच एक असाधारण रूप से घनी पुनर्जन्म लहर फैल गई। पुनर्जन्म चरण उसके बगल में पहले बुजुर्ग जूली और बाकी सभी चौंक गए जब उन्होंने इस लहर को देखा। वे बस हस्तक्षेप करने वाले थे जब ध्रुव ने उन्हें रोक दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया, इससे पहले कि उसकी आस्तीन से एक काली छाया निकली, जिसके बाद यह उसके सामने एक काली आकृति में बदल गई। वह काली आकृति एक काले लंबे ब्लेड को पकड़े हुए थी।
इस बीच उसने उदासीनता से रेन युआनजी को देखा, जो पुनर्जन्म की लहर वाले हाथ से उसकी ओर बढ़ रहा था। अंत में बिना किसी हिचकिचाहट के उस काली आकृति ने अपना काला लंबा ब्लेड आगे बढ़ाया। स्वूश! जब वह काला लंबा ब्लेड आगे की ओर झुका तो कोई भयावह उतार चढ़ाव नहीं हुआ। हालांकि रेन युआनजी की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने दिल के भीतर एक बेहद खतरनाक सनसनी महसूस हुई थी। ची! जब वह बेचैनी महसूस कर रहा था तो वह काला लंबा ब्लेड चमका और फिर उसकी हथेली पर जोरदार वार किया, जिसके बाद उस अतुलनीय रहस्यमय पुनर्जन्म की लहर को वास्तव में उस काले लंबे ब्लेड ने काट दिया। अंत में उस ब्लेड ने उसके मांस को छेद दिया, जिससे ताजा खून बहने लगा। आह! रेन युआनजी ने बुरी तरह से चिल्लाया। तुरंत उसने जल्दी से पीछे हट लिया। युआन गेट में वापस जाने से पहले अंतरिक्ष खुद ही विकृत हो गया था। अंत में उसकी आंखों ने ध्रुव के सामने काले रंग की आकृति को देखा, जिसमें कुछ डर था। सावधान रहो, उस प्राणी में कुछ अजीब बात है, तियान युआनजी ने ध्रुव के सामने काली आकृति को देखा और धीरे से कहा। रेन युआनजी ने अपने दांत भींच लिए। तुरंत ही उसके चेहरे पर हरे और सफेद रंग की चमक आ गई। आखिरकार उसने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव उसके हमले के तुरंत बाद उसे इतना अपमानजनक झटका देगा। यह छोटा लड़का पूरी तैयारी के साथ आया है। दी युआनजी, जो अभी तक नहीं बोला था, ने अचानक गहरे और ठंडे स्वर में कहा। तैयार होकर आए हो ना? तियान युआनजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उस स्थिति में हमें अपना आश्चर्य भी बताना चाहिए। अपनी आवाज के बाद उसने अपनी आस्तीन को धीरे से घुमाया, जिसके बाद उसके आसपास का स्थान तेजी से विकृत हो गया। फिर काला कोहरा छा गया और ऐसा लगा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे विकृत स्थान के भीतर से निकल रही है। यह हलचल स्वाभाविक रूप से ध्रुव के समूह द्वारा देखी गई थी। तुरंत उन्होंने धीरे से भौहें सिकोड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके लिए उस विकृत स्थान से एक अत्यंत अजीब लहर का पता लगाना संभव था। शाशा उस विकृत स्थान के भीतर से एक पैर धीरे धीरे बाहर आया, जिसके बाद उसके चारों ओर लिपटा काला कोहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया और एक दुबली पतली आकृति सामने आई। उस आकृति ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। चूंकि दाओ संप्रदाय के इतने सारे लोग यहाँ हैं, इसलिए आप सभी को एक पुराने दोस्त से मिलना चाहिए। तियान युआनजी के चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी अधिक कपटी हो गई जब उसने मुस्कुराते हुए दाओ संप्रदाय के सदस्यों से कहा। उस आकृति की आस्तीन के अंदर से पीले हाथ बाहर निकले हुए थे। उसके बाद उस आकृति ने धीरे धीरे अनगिनत आंखों के सामने अपना हुड हटाया। जब उसने अपना हुड हटाया तो सबकी आंखों के सामने एक सुंदर लेकिन पीला चेहरा दिखाई दिया। कौन है भाई? ध्रुव ने उस विदेशी व्यक्ति को देखा, लेकिन वह थोड़ा चौंक गया। हालांकि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक अजनबी था, लेकिन ध्रुव ने उसके शरीर से एक जानी पहचानी गंध महसूस की। अचानक पीछे से शोर मच गया। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि यिंग जुआनजी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। बाद वाले ने उस आकृति की ओर अपनी उंगली उठाई, जबकि उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। तुम झो टोंग, तुम अभी भी जीवित हो? यह कैसे संभव है? झो टोंग, ध्रुव का दिल हिंसक रूप से कांप उठा। फिर वह उस आकृति को देखकर हैरान रह गया। पता चला कि वह आदमी वास्तव में 100 साल पहले का सबसे चमकदार दाओ संप्रदाय का शिष्य था, जिसने महान विनाश शास्त्र को भी समझ लिया था। झो टोंग, क्या वह युआन गेट के हाथों नहीं मरा? कहानी के लिए तैयार हो? सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन बजा दो। अभी के अभी एडवेंचर्स, हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती आने वाली है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हर बार कुछ नया डालेंगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव कंटेस्ट, बिहाइंड द सीन्स, स्नीक पीक्स और भी बहुत कुछ सिर्फ हमारे नोटिफिकेशन स्क्वाड के लिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बजाओ और एडवेंचर्स शुरू होने दो। अगली कहानी में मिलते हैं। सुपर स्क्वाड। 1978। झो टोंग, दाओ संप्रदाय के अनुयायियों के बीच अचानक एक ऐसा कोलाहल मच गया जिसे रोका नहीं जा सका। दूर से उस आकृति को देखते हुए उनके चेहरे पीले पड़ गए। इस बीच उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। यह कैसे संभव है? यिंग शियाओ भी चौंक कर चिल्लाई। उसने अपना हाथ भींच लिया और बुदबुदाया, सीनियर झो टोंग को 100 साल पहले युआन गेट ने मार डाला था। यह कैसे संभव है कि वह अभी भी जीवित है? उसके बगल में यिंग जुआनजी लगातार कांप रहा था। इस बीच उसकी आंखों में भाव तेजी से बदल रहे थे। जाहिर है उसके दिल में भावनाएं बहुत तीव्र थीं। ऐसा लगता है कि वर्तमान दृश्य ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। जब ध्रुव ने दाओ संप्रदाय के शिष्यों को देखा जो हंगामा करने लगे थे, तो वह थोड़ा भौंचक्का रह गया। तुरंत उसकी आंखों में कुछ हद तक गंभीर भाव दिखाई दिए। 100 साल पहले झो टोंग को दाओ संप्रदाय के शिष्यों के बीच जो स्थान प्राप्त था, वह लगभग उसकी वर्तमान स्थिति के समान ही था। वास्तव में जब ध्रुव ने पहली बार दाओ संप्रदाय में प्रवेश किया, तो उसने अपने दिल की गहराई में वरिष्ठ झो टोंग को अपना लक्ष्य भी माना। इस दौरान उन्होंने झो टोंग द्वारा बनाए गए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और धीरे धीरे दाओ संप्रदाय में अपना नाम बना लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी प्रशिक्षण यात्रा में कोई ऐसी बाधा आए जिसे वह पार न कर सके। हर पीढ़ी की अपनी किंवदंती होगी। जाहिर है 100 साल पहले झो टोंग दाओ संप्रदाय में किंवदंती था। इस व्यक्ति ने उस अत्यंत गहन महान विनाश शास्त्र को भी समझा था और दाओ संप्रदाय के शिष्यों को महान संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान युआन गेट के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। अंत में वह अकेले युआन गेट तक भी पहुंचा। हालांकि वह अंततः मारा गया, उसने पूर्वी जुआन क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी और उसका नाम हमेशा के लिए सभी दाओ संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में अंकित हो गया। हालांकि अब तक दाओ संप्रदाय का यह पूर्व महापुरुष एक बार फिर उनके सामने जीवित हो गया था। इसके अलावा वह अब उनके दाओ संप्रदाय के विपरीत पक्ष में था।
इस समय ऐसा लगा जैसे उनका विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि मूल रूप से उत्साही दाओ संप्रदाय के सभी अनुयायी निराश होने लगे थे। वह वास्तव में मार्शल सीनियर झो टोंग है, उसके बगल में यिंग हुआन हुआन ने धीरे से कहा। उसकी सुंदर बर्फीली नीली आंखें दूर की आकृति को ध्यान से देख रही थीं, उसकी आंखों में एक जटिल भावना थी। इससे पहले वह मार्शल सीनियर झो टोंग की भी उत्साही प्रशंसक थीं। झो टोंग, तुम अभी भी जीवित हो? यिंग जुआनजी ने उस परिचित व्यक्ति को गौर से देखा। इस बीच उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ, कितना मार्मिक दृश्य है। यिंग जुआनजी, यह वही शिष्य है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व था। अनगिनत दाओ संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में एक किंवदंती। हालांकि अब तक वह मेरे युआन गेट का पक्ष ले रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यह हास्यास्पद है? तियान युआनजी ने हल्के से हंसते हुए कहा। क्यों? यिंग जुआनजी का शरीर कांप उठा और वह सख्ती से चिल्लाया। उस धमाकेदार चीख को सुनकर झो टोंग के होंठ हिल गए। हालांकि उसने एक भी शब्द नहीं बोला। तुम गद्दार हो। यिंग जुआनजी का व्यवहार इस समय बहुत पुराना लग रहा था। उसके बगल में यिंग जियाओशियाओ ने जल्दी से उसका समर्थन किया। इस बीच पीछे के दाओ संप्रदाय के शिष्य, जो पहले से ही जाने के लिए उत्सुक थे, यह दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। ध्रुव ने जब यह अप्रत्याशित दृश्य देखा तो वह अनायास ही भौंचक्का रह गया। उसकी तीखी निगाहें झो टोंग को गौर से देखने लगीं। एक क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मार्शल सीनियर झो टोंग, मेरा मानना है कि वर्तमान तुम अब असली नहीं हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? झो टोंग का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया था। उसके बाद उसकी नजर ध्रुव की ओर मुड़ गई। हालांकि वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में गहरी लहर सी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो। हम दाओ संप्रदाय के शिष्य उस मार्शल सीनियर झो टोंग को कभी नहीं भूलेंगे, जिसने दाओ संप्रदाय की खातिर अकेले ही युआन गेट तक पहुंचने की हिम्मत की। इसके अलावा मेरा मानना है कि तुम निश्चित रूप से अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हो। ध्रुव की कुछ कर्कश आवाज धीरे धीरे फैल गई। धीरे धीरे दाओ संप्रदाय के शिष्यों के बीच अराजकता को दबा दिया। तुरंत कई शिष्यों ने अपना संयम वापस पाना शुरू कर दिया। आखिरकार मार्शल सीनियर झो टोंग के चरित्र को देखते हुए उनके लिए युआन गेट के किनारे खड़ा होना कैसे संभव था? निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। झो टोंग ध्रुव को घूरता रहा। काफी देर बाद एक हल्की हवा चली, जिससे उसके लंबे बाल उड़ गए। जिसके बाद उसके सुंदर चेहरे पर आंसू गिरने लगे, जबकि उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से संघर्ष कर रहा हो। जिसके बाद उसके मुंह से एक बेहद कर्कश और अस्पष्ट आवाज निकली। अध्यापक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी कर्कश आवाज में अंतहीन निराशा थी। यिंग शुआनजी का शरीर अकड़ गया। उसने संघर्ष कर रहे झो टोंग को देखा, फिर उसे अचानक एहसास हुआ। एक भयावह भाव के साथ उसने तियान युआनजी को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, तुमने उसके साथ क्या किया है? तियान युआनजी ने झो टोंग की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। फिर उसने अपनी आस्तीन हिलाने से पहले ठंडी सांस ली। जिसके बाद झो टोंग का संघर्षरत शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। उसके चेहरे पर जो भावनाएं उभरी थीं, वे धीरे धीरे फीकी पड़ गईं और वह बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था, जिसे कोई और नियंत्रित कर रहा था। आपके शिष्य का दिमाग असाधारण रूप से कठोर है। 100 साल तक क्षीण रहने के बाद भी वह अभी भी चेतना का एक अंश बनाए रखने में सक्षम है। हाँ, वास्तव में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। बस इतना है कि मैं इतने अच्छे अंकुर को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने उसकी निष्ठा को दाओ संप्रदाय से बदलकर मेरे युआन गेट में बदलने का फैसला किया। तियान युआनजी हंसा। यिंग जुआनजी क्रोधित हो गया और उसका चेहरा भी विकृत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शिष्य, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था और जिसे वह अपना बेटा मानता था, वास्तव में पिछले 100 सालों से युआन गेट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यिंग शुआनजी ने अचानक दहाड़ लगाई। उसके बाद विशाल और शक्तिशाली युवा पावर का विस्फोट हुआ। फिर उसने सीधे आगे की ओर गोली चलाई, इससे पहले कि अतुलनीय रूप से तीखे हमले बिजली की गति से तियान युआनजी पर टूट पड़े। तियान युआनजी ने यह देखकर मुस्कुराया। फिर उसने कहा, झो टोंग, तुम्हारे गुरु अब खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तुम उनके शिष्य, उन्हें खुद को कैसे व्यवहार करना है यह क्यों नहीं सिखाते? स्वूश। उस आवाज के बजने के बाद झो टोंग आगे बढ़ा। फिर वह सीधे यिंग जुआनजी के सामने एक प्रेत की तरह प्रकट हुआ। अपना हाथ घुमाते हुए उसके सामने का स्थान बहुत विकृत हो गया। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे निराकार स्थान उसकी हथेली के नीचे जम गया हो। टकराना। यिंग जुआनजी के तीखे हमले उस विकृत ठोस स्थान से बुरी तरह टकराए। फिर वह वास्तव में उड़ गया। इसके तुरंत बाद झो टोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसका शरीर अजीब तरह से यिंग जुआनजी के सामने प्रकट हुआ। जिसके बाद उसने अपनी उंगली को आगे की ओर दबाया, इससे पहले कि उसकी उंगली की नोक अंतरिक्ष में घुस गई और सीधे यिंग जुआनजी के माथे पर दबाव डाला। उसकी तकनीक बेहद क्रूर थी। पिता यिंग जियाओ और बाकी खिलाड़ियों के चेहरे पर उस समय भारी बदलाव आया जब उन्होंने देखा कि यिंग शुआनजी केवल 2 मुकाबलों के बाद ही खतरे में थी। ची! वह उंगली, जिसमें चांदी की चमक थी, बिल्कुल एक तीखी तलवार की तरह लग रही थी। हालांकि जैसे ही यह तीखा हमला यिंग जुआनजी के माथे पर पड़ने वाला था, एक विशाल और शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा अचानक उसके माथे पर प्रकाश के पर्दे में एकत्रित हो गई। हालांकि इस मानसिक ऊर्जा प्रकाश पर्दे ने उस हमले को सिर्फ एक पल के लिए रोका, लेकिन जैसे ही वह उंगली पर्दे को तोड़ने वाली थी, पीछे से एक और लंबी काली चमक वाली उंगली भी आ गई। जिसके बाद उसने झो टोंग के हमले का जोरदार विरोध किया। क्रेक क्रेक।
दोनों चमकती हुई उंगलियां आपस में टकराईं। हैरानी की बात यह है कि कोई भी अत्यधिक हिंसक ऊर्जा आक्रमण तरंगे नहीं फैली। हालांकि इस समय उन उंगलियों के आसपास का स्थान ढह गया था। बाम! दोनों आकृतियां कांप उठीं, इससे पहले कि वे दोनों 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे हटें। मैं समझ गया। तो स्थानिक पैतृक प्रतीक आपके हाथों में है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यिंग जुआनजी को बचाने के बाद ध्रुव ने आश्चर्य से झो टोंग की ओर देखा। जब वे पहले भिड़ गए थे तो झो टोंग ने स्थानिक पैतृक प्रतीक की ताकत का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा यह ताकत रेन युआनजी द्वारा कुछ दिन पहले इस्तेमाल की गई ताकत की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली थी। स्पष्ट रूप से स्थानिक पैतृक प्रतीक रेन युआनजी का नहीं था। इसके बजाय यह झो टोंग का था। झो टोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ यिंग जुआनजी को देख रही थीं, जो अब काफी बूढ़ी लग रही थी। इस बीच ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में गहरे दर्द और कड़वाहट छिपी हुई थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संप्रदाय गुरु वर्तमान झो टोंग पहले से ही उनके नियंत्रण में है, ध्रुव ने धीरे से आह भरी और कहा। यिंग शुआनजी ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। काफी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। एक धूसर भाव के साथ उसने कहा, मैं बहुत लापरवाह था। जब ध्रुव ने यिंग शुआनजी के व्यवहार को देखा तो वह भी परेशान हो गया। तुरंत उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और तियान युआनजी तिकड़ी की ओर अपनी ठंडी और सख्त नजर डाली। फिर उसने कहा, संप्रदाय के गुरु, आप निश्चिंत रहें कि मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। यिंग जुआनजी ने सिर हिलाया। उसे यह भी समझ में आ गया कि वह अपनी मौजूदा ताकत से स्थिति को संभालने में असमर्थ था। हाँ, जब तक तुम झो टोंग को खत्म नहीं कर देते, मुझे डर है कि वह तुम लोगों को मेरे युआन गेट पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। तियान युआनजी ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा। आज पूर्वी जुआन क्षेत्र से बहुत सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हम सभी को दाओ संप्रदाय के भीतर एक बड़ी आंतरिक लड़ाई का आनंद मिलेगा। बूढ़े कुत्ते, तुम निश्चिंत रहो कि एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ध्रुव ने तियान युआनजी को एक क्रूर मुस्कान दी। उसकी आंखें ठंडी और सख्त थीं। क्या ऐसा है? तियान युआनजी की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। इसके तुरंत बाद उसने अपनी आस्तीन लहराई और कहा, झो टोंग, यह ध्रुव है, जिसने दाओ संप्रदाय में आपकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया है। आपकी पिछली उपलब्धियों में से कोई भी उससे आगे नहीं निकल पाया। आज उसे अपनी क्षमताओं का गवाह बनने दो। बेशक यह सबसे अच्छा होगा यदि आप उसे भी मार सकें। हालांकि झो टोंग ने तियान युआनजी की बातें सुनकर कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसकी आंखों में एक हल्की चांदी की चमक पागलपन की तरह झिलमिला उठी। क्या अब भी तुम विरोध करने की सोच रहे हो? तुम सपना देख रहे हो? तियान युआनजी ने यह देखकर ठंडी सांस ली। उसने अपना हाथ भींच लिया, इससे पहले कि झो टोंग की आंखों में एक धूसर आभा छा जाती, जो तेजी से अंदर की चांदी जैसी रोशनी को खत्म कर देती। झो टोंग का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और उसका सिर पसीने से भर गया। खून बहने से पहले उसने अपने दांत भींच लिए, जिससे वह असाधारण रूप से डरावना दिखने लगा। तुम बूढ़े कुत्ते हो? ध्रुव की आंखों में एक उग्र चमक उठी जब उसने देखा कि तियान युआनजी ने झो टोंग को ऐसी स्थिति में डाल दिया है। उसका शरीर हिल गया और वह बस हमला करने ही वाला था कि उसके सामने की जगह विकृत हो गई। तभी झो टोंग प्रकट हुआ और उसे रोक दिया। धूसर आभा ने झो टोंग की आंखों में चांदी की चमक को बेतहाशा मिटा दिया। ध्रुव महसूस कर सकता था कि बाद में बची हुई चेतना तेजी से मिट रही थी। लिन मार्शल जूनियर ध्रुव, झो टोंग ने अपना मुंह चौड़ा किया, क्योंकि उसकी आंखों में चांदी की चमक ने अपना अंतिम संघर्ष किया। उसकी कर्कश और अस्पष्ट आवाज में एक विनती भरा स्वर था। कृपया मुझसे वादा करो। तुम्हें मुझे मारना होगा। ध्रुव ने झो टोंग को देखा, जो कभी उनके पूरे दाओ संप्रदाय का गौरव था। जब उसने देखा कि उसे इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके दिल में क्रोध भड़क उठा और फिर उसकी काली आंखों में जानलेवा इच्छाएं पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी। एक पल बाद उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ कस लिया। उसकी धीमी आवाज क्रूर जानलेवा इच्छा से भरी हुई थी, जो पूरे आसमान में गूंज रही थी। मार्शल सीनियर झो टोंग, आप निश्चिंत रहें कि मैं उन 3 बूढ़े कुत्तों से उस सारे दर्द की कीमत वसूल करवाऊंगा जो उन्होंने आपको दिया है। धन्यवाद। झो टोंग के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी। उसके बाद उसकी आंखों में चमकती चांदी भी पूरी तरह से गायब हो गई। कहानी के लिए तैयार हो? सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन बजा दो। अभी के अभी एडवेंचर्स, हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती आने वाली है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हर बार कुछ नया डालेंगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव कंटेस्ट, बिहाइंड द सीन्स, स्नीक पीक्स और भी बहुत कुछ सिर्फ हमारे नोटिफिकेशन स्क्वाड के लिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बजाओ और एडवेंचर्स शुरू होने दो। अगली कहानी में मिलते हैं। सुपर स्क्वाड। 1979। झो टोंग की आंखों में आखिरी चांदी की चमक ग्रे लाइट से मिट गई। उसके चेहरे पर धीरे धीरे कठोरता आई, फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। आखिरकार वह पूरी तरह से भावहीन हो गया। इस पल में वह मूल रूप से एक ज़ोंबी था। जब ध्रुव ने झो टोंग के परिवर्तन को देखा तो उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस बीच उसकी आंखों में खौफनाक हत्यारी इच्छा जमा हो गई। उसके पीछे खड़ा यिंग जुआनजी भी लगातार कांप रहा था। एक पल बाद उसने अपना हाथ हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कीं और कहा, ध्रुव, कृपया उसे विदा कर दो। ध्रुव ने सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान भावहीन झो टोंग पर केंद्रित किया, जो उसके सामने खड़ा था। इस समय ध्रुव के लिए बाद वाले की भयावह ताकत का पता लगाना संभव था। वास्तव में बाद वाले ने पहले बड़े जूली और बाकी जैसे शीर्ष विशेषज्ञों से हार नहीं मानी, जिन्होंने पुनर्जन्म को छुआ था। इसके अलावा ध्रुव झो टोंग के शरीर के भीतर से एक परिचित लहर का पता लगाने में सक्षम था। यह स्थानिक पैतृक प्रतीक था।
झो टोंग, जिसके पास स्थानिक पैतृक प्रतीक था, संभवतः एक शीर्ष स्तरीय पुनर्जन्म चरण विशेषज्ञ को लेने में सक्षम था। यह मो लुओ के समान था क्योंकि बाद वाला भी ऐसा करतब करने में सक्षम था। हालांकि मो लुओ धधकते पैतृक प्रतीक पर अपनी महारत के मामले में शिखर पर पहुंच गया था। इसलिए ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि झो टोंग स्थानिक पैतृक प्रतीक को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था। फिर भी हालांकि झो टोंग बहुत शक्तिशाली था, ध्रुव भी कोई आसान नहीं था। आखिरकार ध्रुव के पास दो महान पैतृक प्रतीक थे और उसने पुनर्जन्म को भी छुआ था। इसके अलावा उसकी मानसिक ऊर्जा साधना प्रारंभिक प्रतीक ग्रैंडमास्टर स्तर पर थी। इस तरह भले ही मो लुओ पूरी ताकत लगा दे, फिर भी उसे हराना मुश्किल होगा। इसलिए उसे हराने के लिए झो टोंग का उपयोग करने की कोशिश करना शायद तियान युआनजी की थोड़ी नासमझी थी। उसकी आकाश भक्षण करने वाली लाश बहुत ही भयानक हो सकती है, लेकिन ध्रुव को युआन गेट के 3 महान प्रमुखों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करना था। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से लड़ना चाहता था। आखिरकार केवल एक लड़ाई के माध्यम से ही वह यह पता लगा पाएगा कि झो टोंग के साथ वास्तव में क्या हुआ था। इसके अलावा वह देखना चाहता था कि क्या कोई उम्मीद बची है, क्योंकि वह बाद वाले को बचाना चाहता था। ध्रुव ने युआन गेट के अंदरूनी हिस्से पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिमाग में एक विचार आया। जिसके बाद आकाश भक्षण करने वाली लाश, जो एक काले ब्लेड को पकड़े हुए थी, आगे बढ़ी और उसके और युआन गेट के ठीक बीच में खड़ी हो गई। आकाश भक्षण करने वाली लाश के इस स्थान पर तैनात होने के कारण जब तक कि तियान युआनजी तिकड़ी एक साथ हमला नहीं करती, तब तक उनके लिए मुक्त होना असंभव होगा। हालांकि अगर वे एक साथ हमला करते हैं तो उसके युआन विनाश गठबंधन के अनगिनत विशेषज्ञ भी तुरंत भड़क उठेंगे। यह संभवतः कुछ ऐसा था जिससे तियान युआनजी तिकड़ी भी सावधान थी। तियान युआनजी तीनों की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने ध्रुव की हरकत देखी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल रेन युआनजी ने एक अंधेरे और बर्फीले भाव के साथ आकाश भक्षण लाश को देखा। स्पष्ट रूप से वह यह नहीं भूला था कि वह पहले उस आकाश भक्षण लाश द्वारा घायल हो गया था। आराम करो, हम अभी भी 2 मार्शल भाइयों के बीच एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तियान युआनजी ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में एक गहरी चमक चमक रही थी। ध्रुव ने उसे पूरी तरह से अनदेखा करने से पहले उदासीनता से देखा। आखिरकार इस मोड़ पर शब्द व्यर्थ थे। इस मामले को सुलझाने के बाद उन 3 बूढ़े कुत्तों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मार्शल सीनियर झो टोंग, कृपया मुझे माफ करें। ध्रुव ने झो टोंग की ओर अपने हाथों को एक साथ रखा, जिसके बाद उसकी आभा अचानक बढ़ गई जबकि उसकी गहरी काली आंखों में चमक धीरे धीरे तेज हो गई। इस समय झो टोंग ने स्पष्ट रूप से अपना दिमाग खो दिया था, इसलिए उसने ध्रुव के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय उसके शरीर की सतह के भीतर से एक हल्की चांदी की रोशनी फैल गई, जिससे उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया। स्वूश, अंतरिक्ष विकृत हो गया। फिर झो टोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक ही कदम के साथ वह बहुत तेज गति से ध्रुव के ठीक पीछे दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी हथेली के भीतर चांदी की रोशनी चमक उठी, जो एक बेहद तेज स्थानिक प्रकाश ब्लेड की तरह दिखाई दे रही थी, इससे पहले कि वह बेरहमी से ध्रुव की ओर बढ़े। टकराना। अचानक बिजली चमकने लगी और फिर बिजली की चमक से भरा एक राजदंड आगे बढ़ा। फिर यह झो टोंग के हाथ से जोर से टकराया, जिसके बाद चिंगारी के साथ साथ एक स्पष्ट धातु की आवाज फैल गई। बस अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन झो टोंग का शरीर उसके हमले को रोकने के बाद हिल गया। वह फिर से टेलीपोर्ट हो गया और तुरंत ध्रुव के ऊपरी दाहिने हिस्से में दिखाई दिया। फिर उसने अपनी सभी 10 उंगलियां हिलाईं। तुरंत अंतरिक्ष खुद ही विकृत हो गया और सभी दिशाओं से कई चांदी की रोशनी बरसने लगी। यह पता चला कि वे सभी तेज स्थानिक प्रकाश ब्लेड थे, जो स्थानिक शक्ति का उपयोग करके बनाए गए थे। हालांकि वे चमकदार दिखते थे, वे इतने तेज थे कि वे संसार चरण के विशेषज्ञ के शरीर को चीर सकते थे। एक झटके के साथ ध्रुव जल्दी से पीछे हट गया। फिर उसने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं, इससे पहले कि एक ब्लैक होल उसके सामने तेजी से बढ़ता। जिसके बाद उसने उन सभी स्थानिक प्रकाश ब्लेडों को निगल लिया जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। ध्रुव ने अचानक आगे बढ़कर स्थानिक प्रकाश ब्लेड को पूरी तरह से निगल लिया। फिर उसके हाथ में बिजली सम्राट राजदंड के साथ गड़गड़ाहट वाली बिजली चमक रही थी, क्योंकि बहुत ही जंगली और हिंसक हवाओं वाले कई राजदंडों ने झो टोंग के शरीर पर हर घातक स्थान को घेर लिया था। सिजल सिजल। ध्रुव के भयानक जवाबी हमले के खिलाफ झो टोंग ने अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। फिर उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया, इससे पहले कि वह वास्तव में सभी राजदंड छवियों को चकमा दे सके, जो उसके शरीर पर हर घातक स्थान को निशाना बना रहे थे। इसके अलावा वह प्रत्येक हमले को ठीक से चकमा देने में कामयाब रहा, ऐसा कुछ जो ध्रुव भी नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि स्थानिक पैतृक प्रतीक वास्तव में गहरा और रहस्यमय था। आसमान में 2 आकृतियां कुछ सांसों के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा मुकाबलों में लड़ चुकी थीं। हालांकि उनके हमले असाधारण रूप से भयानक थे, लेकिन वे सभी दूसरे पक्ष द्वारा आसानी से निपटाए गए थे। इस लड़ाई की तीव्रता ने कई दर्शकों को गंभीर बना दिया। आखिरकार पूरे पूर्वी जुआन क्षेत्र में उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जो उनसे मुकाबला कर सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल सीनियर झो टोंग इतना शक्तिशाली होगा, यिंग जियाओ ने गंभीर भाव से टिप्पणी की, क्योंकि वह आकाश में दोनों के बीच लड़ाई देख रही थी। यह केवल शुरुआत है, यिंग हुआन ने धीरे से कहा। उनमें से एक के पास भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक और वज्रपात वाला पैतृक प्रतीक दोनों थे, जबकि दूसरे के पास स्थानिक पैतृक प्रतीक था।
एक वास्तविक लड़ाई में कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे एक साधारण संसार मंच विशेषज्ञ जिसने पुनर्जन्म को छुआ हो उनमें से किसी एक से मुकाबला कर सके। उम्मीद है कि ध्रुव झो टोंग को खत्म कर देगा, अन्यथा अगर वह फिर से युआन गेट के नियंत्रण में आ गया तो वह मौत से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। यिंग शियाओशियाओ ने आह भरी। इस बीच उसके उदास चेहरे पर रोष था। इस बार मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। यिंग हुआन हुआन की सुंदर बर्फीली नीली आंखों में एक ठंडी चमक बह रही थी। युआन गेट की हरकत ने उसके दिल में हत्या की इच्छा जगा दी थी। गर्जन! अचानक आसमान में ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। ध्रुव ने पीछे हटते ही हजारों बैंगनी सुनहरे ड्रैगन लाइट टैटू उसके चारों ओर उभर आए। फिर वे सीधे हजारों फीट बड़े बैंगनी सुनहरे ड्रैगन पंजे में बदल गए। अंत में उस पंजे ने झो टोंग पर भयंकर वार किया। स्वूश! झो टोंग आकाश के दूसरे हिस्से में दिखाई देने से पहले आगे बढ़ा। फिर उसकी आस्तीन से तीखे काले दस्ताने पहने हुए हाथों की एक जोड़ी बाहर निकली, जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को जकड़ लिया, इससे पहले कि उसके सामने का स्थान तेजी से विकृत हो जाए। पलक झपकते ही वह स्थान खुद ही 10,000 फीट बड़े स्थानिक ब्लेड में बदल गया। टकराना! झो टोंग ने अपने बड़े स्थानिक ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद उसने इसे उग्रता से नीचे गिरा दिया और सीधे अपनी ओर बढ़ रहे बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के पंजे पर वार किया। झनकार! एक असामान्य रूप से बहरा कर देने वाली ध्वनि फैल गई। इसके तुरंत बाद उस बड़े स्थानिक ब्लेड से चमकदार चांदी की रोशनी निकली। तुरंत एक अवर्णनीय तेज आभा उत्सर्जित हुई जो इतनी तेज थी कि अंतरिक्ष को भी काट सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बड़े स्थानिक ब्लेड ने बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के पंजे को काट दिया, जिसके बाद हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने देखा कि विशाल ड्रैगन का पंजा वास्तव में 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसके अलावा घाव एक दर्पण की तरह चिकना था। स्थानिक पैतृक प्रतीक वास्तव में असाधारण है। जब लियू किंग ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। उसने ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल में भी महारत हासिल कर ली थी और वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ड्रैगन लाइट टैटू से बने ड्रैगन कितने शक्तिशाली थे। इसके अलावा ध्रुव के पास प्राइमल ड्रैगन बोन थी और इससे पहले से ही दुर्जय ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल की ताकत और बढ़ जाएगी। हालांकि ध्रुव के हमले को अभी भी उस बड़े स्थानिक ब्लेड ने काट दिया था। इस तरह इसने लियू किंग को अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया। झो टोंग वाकई असाधारण है। हालांकि आपको छोटे भाई ध्रुव को भी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं भी अभी उसे समझ नहीं पा रहा हूं। पहले बड़े जूली आसमान की ओर देखते हुए धीरे से बोले। लियू किंग ने सिर हिलाया। हालांकि वह पुनर्जन्म के चरण से केवल एक कदम दूर था, फिर भी वह ध्रुव के शरीर से एक खतरनाक गंध सूंघने में सक्षम था। बड़े स्थानिक ब्लेड ने बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के पंजे को चीर दिया, जिसके बाद झो टोंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के पंजे के पीछे से अचानक एक हल्की आकृति निकली। एक फ्लैश में वह झो टोंग के सामने आ गया। फिर चमकते हुए बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के तराजू और पुनर्जन्म की लहरों के निशानों से लिपटी एक मुट्ठी बेरहमी से उसकी ओर टूट पड़ी। स्वूश! यह हमला बहुत अचानक हुआ था, यहां तक कि झो टोंग का शरीर भी एक पल के लिए जम गया। हालांकि जैसे ही ध्रुव का बैंगनी सुनहरा मुक्का झो टोंग पर पड़ने वाला था, उसका शरीर अचानक धुंधला हो गया। मुट्ठी उसकी छवि को भेदते हुए चूक गई। फिर भी ध्रुव की अभिव्यक्ति नहीं बदली। इसके बजाय जैसे ही झो टोंग का शरीर धुंधला हो गया, उसने अपना हाथ घुमाया, जिसके बाद एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण हुआ और फिर भक्षण शक्ति अचानक फूट पड़ी और सीधे पीछे के खाली स्थान को चकनाचूर कर दिया। टकराना! ब्लैक होल द्वारा खाली स्थान को चीर दिए जाने के बाद उस खाली स्थान के भीतर छिपी एक आकृति अब प्रकट हो गई थी। गड़गड़ाहट! आसमान में गरजने वाले बादल छा गए, इससे पहले कि एक बहुत बड़ा बिजली का ड्रैगन भयंकर रूप से नीचे की ओर हमला करे। ध्रुव ने अपना हाथ कस लिया, इससे पहले कि बिजली का ड्रैगन तरल बिजली की धारा में बदल जाए और उसके हाथ के चारों ओर लिपट जाए। स्वूश! सब कुछ एक पल में ही हो गया। बिजली गिरने के बाद ध्रुव ने उसे पकड़ लिया और वह तुरंत झो टोंग के सामने आ गया, जिसे भक्षण शक्ति ने उसके ब्लैक होल से बाहर खींच लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव की भुजा, जो तरलीकृत बिजली से लिपटी हुई थी और आकाश में घुसने वाले बजर की तरह दिख रही थी, दूर अंतरिक्ष को चीरती हुई झो टोंग की ओर टूट पड़ी। झो टोंग की ग्रे आंखों के सामने बिजली की चमक तेजी से बढ़ गई। इस मोड़ पर भले ही उसके पास स्थानिक पैतृक प्रतीक था, लेकिन वह अब इस हमले को चकमा देने में सक्षम नहीं था। पफ! वह बिजली वाला हाथ आखिरकार झो टोंग के शरीर पर उतरा, जिसके बाद एक दबी हुई आवाज सुनाई दी, इससे पहले कि ध्रुव का पूरा हाथ झो टोंग की छाती में घुस जाए। बिजली चमकी और झो टोंग का काला लबादा लगभग तुरंत राख में बदल गया। हालांकि झो टोंग के शरीर पर काला लबादा गायब होने के बाद ध्रुव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिसके बाद पीछे से चौंककर चिल्लाने की आवाजें फूट पड़ी। यह है। कहानी के लिए तैयार हो? सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन बजा दो। अभी के अभी एडवेंचर्स, हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती आने वाली है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हर बार कुछ नया डालेंगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव कंटेस्ट, बिहाइंड द सीन्स, स्नीक पीक्स और भी बहुत कुछ सिर्फ हमारे नोटिफिकेशन स्क्वाड के लिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ और एडवेंचर्स शुरू होने दो। अगली कहानी में मिलते हैं। सुपर स्क्वाड 1980। यह है। जब ध्रुव की नजर झो टोंग के शरीर पर पड़ी तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं, जिसके बाद उसकी आंखों में तीव्र सदमा उमड़ पड़ा। उम्मीदों के विपरीत झो टोंग के पास अपने काले लबादे के नीचे मांस से बना शरीर नहीं था। इसके बजाय वहां बिल्कुल भी खून या मांस नहीं था और केवल एक काला कंकाल था।
इसके अलावा ध्रुव कंकाल पर कई घनी रहस्यमय काली रेखाएं देख सकता था और वे शैतानी रेखाएं झो टोंग की हड्डियों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वे किसी की हड्डियों में कीड़ों की तरह थे और उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा ध्रुव अपने अंगों को देख पा रहा था जो उसके काले कंकाल के भीतर धड़क रहे थे। हालांकि ये सभी अंग पूरी तरह से काले रंग के थे। स्पष्ट रूप से वे राक्षसी आभा द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। हालांकि ध्रुव को सबसे ज्यादा झटका झो टोंग के दिल से लगा। यह एक काला दिल था जो बेहद धीमी गति से धड़क रहा था। इसके अलावा वह काला दिल अंतहीन बुराई से भरा हुआ था। किसी ने भी मानव सिर के नीचे ऐसे भयावह दृश्य की कल्पना नहीं की होगी। इस बीच उस अजीब शरीर के भीतर मेरिडियन का एक जटिल सेट देखा जा सकता था और उन मेरिडियन के भीतर चांदी की रोशनी बह रही थी। यह स्थानिक पैतृक प्रतीक की ताकत थी। झो टोंग के शरीर में वे मेरिडियन ही एकमात्र चीजें थीं जिन्हें अभी तक राक्षसी आभा द्वारा नष्ट नहीं किया गया था। यही कारण था कि वह अभी भी स्थानिक पैतृक प्रतीक का उपयोग करने में सक्षम था। झो टोंग के शरीर के चारों ओर काली शैतानी रेखाएं लिपटी हुई थीं और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक अत्यंत दुष्ट शैतानी ताला बनाया था। यह वास्तव में यही शैतानी ताला था जिसने झो टोंग को उसकी वर्तमान स्थिति में पहुंचा दिया। क्या यह शैतान सम्राट ताला है? यान का विस्मय अचानक ध्रुव के दिल में गूंज उठा। शैतान सम्राट ताला, वह क्या है? ध्रुव ने भौहें सिकोड़कर जल्दी से पूछा। प्राचीन काल में यह यमो सम्राट द्वारा बनाई गई एक शातिर तकनीक थी जो मेरे मालिक से मेल खाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। जब तक यह चीज किसी व्यक्ति के शरीर पर रखी जाती थी तब तक वह धीरे धीरे अपना दिमाग खो देता था और यहाँ तक कि उसकी युवान आत्मा भी उसके शरीर के भीतर बंद हो जाती थी और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता था। वास्तव में पुनर्जन्म चरण का विशेषज्ञ भी बच नहीं पाता था। उस समय उन यमों को डर था कि पुनर्जन्म चरण के कुछ विशेषज्ञ पुनर्जन्म में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए उन्होंने उन पुनर्जन्म चरण के विशेषज्ञों पर शैतान सम्राट लॉक लगा दिया जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था और उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। यमो सम्राट द्वारा बनाई गई एक तकनीक, यह पुनर्जन्म चरण विशेषज्ञ के जीवन को समाप्त करने में भी सक्षम है। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं जबकि उसका दिल सदमे से भर गया। यह तकनीक बेहद क्रूर है। सबसे पहले वे व्यक्ति के मांस को काट देते हैं, फिर 10 साल तक राक्षसी आभा से उसके सभी अंगों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद वे शैतान के शरीर को एक ताले के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जीवन की सभी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं, यान ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि यह शैतान सम्राट ताला प्राचीन काल में देखे गए लोगों की तरह पूरा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई साधारण यमो राजा बना सके। ऐसा लगता है कि युवान गेट शैतान जेल के साथ मिलीभगत रखता होगा। वे कमीने, ध्रुव की आंखों में क्रोध उमड़ आया जब उसने यह सुना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झो टोंग ने अपनी अंतिम चेतना का उपयोग ध्रुव से मौत की भीख मांगने के लिए किया। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वह अब यातना को सहन करने में असमर्थ था। यान, क्या मार्शल सीनियर झो टोंग को बचाने का अभी भी कोई रास्ता है? जिस किसी पर भी शैतान सम्राट का ताला लगा है वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वास्तव में वे पुनर्जन्म में भी प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि यान ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। झो टोंग थोड़ा अलग है क्योंकि उसके पास स्थानिक पैतृक प्रतीक है, इसलिए उसकी युवान आत्मा इसके संरक्षण में होनी चाहिए और इसे राक्षसी आभा द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप इस शैतानी शरीर को नष्ट कर सकते हैं तो उसकी युवान आत्मा को बचाना संभव हो सकता है। इस शैतान शरीर को नष्ट करें। ध्रुव की आंखों में एक चमक चमक उठी। स्वूश। ध्रुव और यान के बीच की बातचीत लंबी लग सकती है, लेकिन यह ध्रुव के दिल में हुई और एक पल में खत्म हो गई। जिसके बाद ध्रुव के पीछे से कई विस्मयकारी आवाजें सुनाई दी। भावनाहीन झो टोंग के हाथों को ढकने वाले एक काले दस्ताने पर एक चांदी की रोशनी टिमटिमाने लगी थी। जिसके बाद ध्रुव के पीछे की जगह विकृत हो गई, इससे पहले कि एक बेहद तेज हवा उसके गले की ओर घुस गई। टकराना। ध्रुव के हाथ से चमकीली बिजली की चमक फूट पड़ी। जिसके बाद एक हथेली उस चांदी की रोशनी से टकराई, जबकि बिजली के चाप नाचने लगे और स्थानिक शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वूश। ध्रुव ने अपने शरीर को झटका दिया और झो टोंग के पीछे दिखाई दिया। फिर युवा पावर ने एक जंगली और हिंसक ताड़ की हवा के सामने उछाल दिया जो ड्रैगन की दहाड़ के साथ थी, बेरहमी से झो टोंग के शरीर पर टूट पड़ी। खनक खनक खनक। हालांकि ध्रुव के जंगली और हिंसक हमलों को झेलने के बाद झो टोंग की काली हड्डियों से केवल कुछ चिंगारियां निकली। यह पता चला कि ऐसे हमले उसके काले कंकाल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बूम बूम बूम। झो टोंग ने जल्दी से मुड़कर देखा। फिर चांदी की रोशनी चमक उठी और फिर एक अतुलनीय रूप से तेज ताड़ की हवा आगे बढ़ी। अंत में वह ध्रुव से आमने सामने टकराया। जिसके बाद कई जंगली और हिंसक ताड़ की हवाएं बनी और फिर उन दोनों के आसपास की जगह हिल गई जब तक कि वह फट नहीं गई। टकराना। एक और क्रूर मुकाबला हुआ था। हिंसक युवा पावर बढ़ गई थी क्योंकि दोनों जल्दी से पीछे हट गए थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि इस लड़ाई में ध्रुव का ऊपरी हाथ था। भले ही दो पैतृक प्रतीकों की ताकत निश्चित रूप से झो टोंग के पास मौजूद स्थानिक पैतृक प्रतीक से अधिक है। कुंफ दूर जाकर तियान युआनजी ने ठंडी सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि झो टोंग नुकसान में आ गया है। तुरंत ही उसकी आंखों में एक काली चमक उभरी और झो टोंग का शरीर कांप उठा। इसके तुरंत बाद झो टोंग ने अचानक अपना हाथ नीचे की ओर दबाया और एक रहस्यमय लहर तेजी से जमीन पर फैल गई। जिसके बाद सभी को एहसास हुआ कि उसके नीचे की जमीन तेजी से बंजर हो रही थी।
महान विनाश शास्त्र यिन हुआन हुआन और बाकी लोगों ने जब यह जाना पहचाना दृश्य देखा तो वे चौंक गए। फिर उनकी आंखों में भाव जटिल हो गए। आखिरकार उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भले ही झो टोंग को नियंत्रित किया जा रहा था, फिर भी वह उनके दाओ संप्रदाय के उजाड़ हॉल की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट को उजागर करने में सक्षम था। इस मामले में मार्शल सीनियर झो टोंग, आइए हम प्रतिस्पर्धा करें और देखें कि किसका महान विनाश शास्त्र अधिक मजबूत है। ध्रुव की आंखें चमक रही थीं। फिर उसने अचानक अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई, जिसके बाद उसने अपना हाथ जमीन की ओर दबाया, इससे पहले कि उसके मुंह से एक धीमी चीख निकली। महान विनाश शास्त्र जिस गति से भूमि बंजर होती जा रही थी वह बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई देख सकता था कि उजाड़ आभा तेजी से पूरे देश में फैल रही थी। कुछ ही सांसों में हजारों किलोमीटर के भीतर की भूमि बंजर भूमि में बदल गई। इस दबंग मार्शल आर्ट ने कई दर्शकों को थोड़ा भयभीत कर दिया। आसमान में खड़े होकर वे दोनों उसी मुद्रा में खड़े रहे, उनके हाथ जमीन की ओर थे। हालांकि सतह पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन हर कोई हवा में एक बेहद हिंसक लहर बहती हुई महसूस कर सकता था। यह हिंसक लहर जमीन के नीचे सबसे ज्यादा उभरी हुई थी। हर कोई महसूस कर सकता था कि जमीन हिल रही थी, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर से जमीन में मौजूद सारी ऊर्जा इस जगह पर इकट्ठी हो गई थी। जिसके बाद उन दोनों के बीच ऊर्जा का तीखा मुकाबला हो रहा था। उन दोनों के बीच की जगह पर हरी भरी घास उगी हुई थी। उन घासों में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और वे उजाड़ जमीन के बीच बहुत ही शानदार दिख रही थीं। यिन जुआनजी, यिन जियाओशियाओ, यिन हुआन हुआन और दाओ संप्रदाय के अन्य सदस्य उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। अभी उनकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि यह पिछले 100 वर्षों में दाओ संप्रदाय के दो सबसे उत्कृष्ट शिष्यों के बीच मुकाबला था। दाओ संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में एक तो पहले की किंवदंती थी, जबकि दूसरी नवजात किंवदंती थी। लेकिन इन दोनों किंवदंतियों में से आज किसी एक को विजयी होना ही है। भनभनाहट, बंजर जमीन लगातार हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। इस बीच जमीन के नीचे से कुछ रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। पता चला कि नीचे बहुत तेज ऊर्जा फूटने वाली थी। हफ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय ध्रुव ने गहरी सांस ली और दूर खड़े झो टोंग को घूरने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसने कहा, मार्शल सीनियर झो टोंग, शायद मैं इस लड़ाई में विजयी हो जाऊंगा। ध्रुव के ये शब्द बोलने के बाद उसकी आंखों में अचानक दो ब्लैक होल बन गए। इस बीच उसकी हथेलियों के नीचे से भी काली रोशनी निकल रही थी। आखिरकार वे भी दो विशाल ब्लैक होल में तब्दील हो गए, जिसके बाद उनसे भक्षण शक्ति फूट पड़ी। टकराना। इस क्षण धरती अंततः ढह गई, जिसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट की तरह हजारों फीट ऊंचा ऊर्जा प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा और फिर आसमान की ओर बढ़ गया। वास्तव में बादल भी बलपूर्वक टूट गए। टकराना। ध्रुव ने जमीन के नीचे से ऊर्जा को बलपूर्वक बाहर निकाला। उसके बाद झो टोंग के नीचे से एक और प्रकाश स्तंभ भी बाहर निकला। हालांकि उसका ऊर्जा प्रकाश स्तंभ ध्रुव के मुकाबले केवल आधा मोटा था। जाहिर है ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे निगलने के मामले में वह ध्रुव से कहीं आगे था। आखिरकार ध्रुव के महान विनाश शास्त्र और उसके भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक की जबरदस्त चूषण शक्ति ने उसे कहीं पीछे छोड़ दिया। जब उन्होंने उन दोनों के बीच मुकाबला देखा तो अनगिनत चीखें फूट पड़ी। वास्तव में यिंग शियाओशियाओ और बाकी लोगों ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, जबकि उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। टकराना। हजारों फीट ऊंचा ऊर्जा प्रकाश स्तंभ आसमान में मंडरा रहा था, लेकिन रुका नहीं। खाली जगह में घुसने से पहले एक सीटी बजी और सीधे झो टोंग की ओर बढ़ गया। जब यह भयावह ऊर्जा प्रकाश स्तंभ झो टोंग की ओर बढ़ रहा था तो अचानक उसके चारों ओर काले छेद दिखाई दिए। फिर जंगली और हिंसक भक्षण शक्ति ने उछाल मारा और खाली जगह को चीर दिया, जिससे झो टोंग उस हमले से बचने के लिए अपने स्थानिक पैतृक प्रतीक का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। चूंकि वह चकमा देने में असमर्थ था, इसलिए झो टोंग की आंखों में तुरंत एक धूसर चमक चमक उठी। फिर उसने अपना पैर पटका। उसके चारों ओर घूम रहा विशाल ऊर्जा प्रकाश स्तंभ भी तेजी से आगे बढ़ा। यह बिल्कुल एक स्तंभ की तरह लग रहा था जो आकाश को चीर सकता था, क्योंकि यह उस आने वाले ऊर्जा प्रकाश स्तंभ से हिंसक रूप से टकराया, जो कम से कम उसके आकार का दोगुना था। धमाका। पूरे आसमान में एक गगनभेदी ध्वनि गूंज उठी। वास्तव में उस ध्वनि को 500 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। जैसे जैसे भयावह ऊर्जा आक्रमण की लहर फैली, उसने वास्तव में दोनों पक्षों की बड़ी सेनाओं को उलट दिया। दोनों गुटों के विशेषज्ञ जो इस हमले को झेल सकते थे, उस जगह को गौर से देख रहे थे जहां दो ऊर्जा प्रकाश स्तंभ टकरा रहे थे। उस जगह पर खाली जगह लगातार टूट रही थी। स्विश। जब वे उस जगह को ध्यान से देख रहे थे तो उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। फिर उन्होंने देखा कि एक प्रकाश आकृति अचानक प्रकाश स्तंभ के भीतर से बाहर निकल रही है, जिसके बाद एक धीमी गर्जना हुई और फिर उनकी हथेलियों के नीचे से एक विशाल ब्लैक होल बनना शुरू हो गया। अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए उन्होंने बलपूर्वक दो प्रकाश स्तंभों को एक साथ जोड़ दिया। ध्रुव ने लगभग 100,000 फीट बड़े ऊर्जा प्रकाश स्तंभ को पकड़ लिया। इस बीच उसकी भुजाओं की नसें ड्रैगन की तरह फड़कने लगीं, जिसके बाद उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके उसे ऊपर उठाया और फिर झो टोंग को बेरहमी से कुचल दिया। धमाका। ऊर्जा प्रकाश स्तंभ सीटी बजाता हुआ नीचे की ओर आया। तुरंत ही 1,00,000 फीट के दायरे में भूमि ढह गई। तियान युआनजी के चेहरे पर तब थोड़ा सा भाव आया जब उसने ध्रुव के हमले के पीछे की भयावह गति को देखा। उसने अपने हाथ हिलाए और उस हमले का मुकाबला करने के लिए झो टोंग की पूरी ताकत को सक्रिय करने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि झो टोंग का शरीर हिलने से इनकार कर रहा है।
भत्तेरी की तियान युआनजी चौंक गया। उसके बाद उसने देखा कि झो टोंग की भूरी आंखों में एक हल्की चांदी की चमक चमक रही थी। इस बीच उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। स्पष्ट रूप से वह तियान युआनजी का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हालांकि झो टोंग केवल कुछ पल के लिए ही प्रतिरोध करने में कामयाब रहा, लेकिन यह पर्याप्त से अधिक था। जब तक झो टोंग की आंखों में चांदी की चमक बलपूर्वक मिट गई, तब तक भयावह ऊर्जा प्रकाश स्तंभ पहले ही उसके शरीर पर टूट चुका था। इसके तुरंत बाद उसके मूल रूप से भावहीन चेहरे पर एक राहत भरी रंगत दिखाई दी। मार्शल जूनियर ध्रुव, यह आपकी जीत है। धन्यवाद। वह अपने दिल में धीरे से बुदबुदाया, जब भयावह प्रकाश स्तंभ ने अनगिनत आंखों के सामने उसे पूरी तरह से घेर लिया।